साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर को सेक्शन 310 BNS से आगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डकैती को लेकर या डकैती को लेकर। जब 5 या 5 से अधिक लोग, तो कुल मिला के जो पहला एलिमेंट है डकैती का वो है 5 या 5 से अधिक लोग। दूसरा है जॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट। जब ये जॉइंटली कमिट करेंगे या अटेम्प्ट करेंगे टू कमिट अ रॉबरी, पहला पार्ट तो उसका ये हो गया। और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन जॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट अ रॉबरी एंड पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट अमाउंट टू 5 और मोर, एवरी पर्सन सो कमिटिंग रॉबरी इज सेट टू कमिट डेकॉइट। तो कुल मिला के 3 पार्ट में जो ये सेक्शन बना हुआ है। पहला पार्ट तो है कि 5 या 5 से अधिक लोग। दूसरी बात, जॉइंटली ऑफेंस कमिट करें या वो ऑफेंस कमिट करते समय एक दूसरे को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और इस तरह के ऑफेंसेस में उनका अटेम्प्ट भी जो है शामिल है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर 5 या 5 से अधिक लोग जॉइंटली ऑफेंस कमिट करते हैं रॉबरी का, जिसमें एडिंग भी शामिल है, अटेम्प्ट भी शामिल है, तो उस सिनेरियो में ये कहा जाए कि दे आर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ डकैती। तो रॉबरी का एडवांस फॉर्म हो गया डकैती, और थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का एडवांस फॉर्म है रॉबरी। और थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दो अलग अलग कंसेप्ट है कानून के अंदर। क्लियर हो गया। अब कुछ स्पेशल केसेस में क्लॉज नंबर 2 को देखते हैं कि जो कोई भी डकैती कमिट करेगा तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट है विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, और यहाँ पर फाइन भी जो है अबाउट होगा। बट इम्प्रिजनमेंट का मोड क्या है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, अगर वो होता तो यहाँ पर लिखते हैं इधर टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट। क्लियर है। अब आते हैं क्लॉज नंबर 3 के ऊपर। इफ़ एनी वन ऑफ 5 कि 5 लोगों में से कोई एक या अधिक लोग हैं 5 से, उनमें से कोई एक who are jointly committing dacoity commits murder, in so committing dacoity every person of those persons shall be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 year। और वहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा कि आपने डकैती कमिट करते हुए उसमें से किसी एक बंदे ने, जो उस ग्रुप का हिस्सा है, उसने मर्डर जो है कमिट कर दिया, तो हर व्यक्ति वहाँ जिम्मेदार होगा। यहाँ तो उनको होगी डेथ पेनल्टी या होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी है तो वो 10 वर्ष से कम नहीं होगा और वहाँ पर फाइन भी इम्पोज होगा। क्लॉज नंबर 4 की बात करते हैं कि whoever makes any preparation for committing dacoity। तो प्रिपरेशन अपने आप में ऑफेंस है डकैती का। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है कि प्रिपरेशन जो है कि ऑफेंस होगा, तो आप लिखते हो नहीं होगा, बट ये अपवाद है। सेक्शन 310 सब क्लॉज 4 का अपवाद है कि प्रिपरेशन करना डकैती की भी अपराध है, और ऐसा करना अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस है। अपराध सिद्ध होने पर यहाँ जो आरोपी पनिश्ड होंगे विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, और वहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा। अब बात करते हैं क्लॉज नंबर 5 की कि जब कभी भी ऐसे लोग जो है असेंबल हैं फॉर द पर्पस ऑफ डकैती, तो हर व्यक्ति जो समूह का है वो जिम्मेदार होगा। और इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर उनको होगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जिसका लाइफ है 7 ईयर का, और वहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा। और क्लॉज नंबर 6 में कि जो कोई भी बिलोंग करेगा किसी ऐसे गैंग को जो कि एसोसिएटेड है फॉर द पर्पस ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग डकैती, तो ये लोग जो है पनिश्ड होंगे विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 10 ईयर, और वहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज किया जाएगा। तो यहाँ हम जो है ख़त्म कर रहे हैं डकैती को। तो पर कुल मिला के हम ये बात नटशल में कह सकते हैं कि जब 5 या 5 से अधिक लोग प्लान्ड हैं और एक्ट कर रहे हैं टू कमिट रॉबरी, उस एक्ट में एडिंग भी जो है शामिल है, और इसके अलावा अटेम्प्ट भी जो है शामिल है। और इसके अलावा इसका जो पनिशमेंट है वो है क्लॉज नंबर 2 में। क्लॉज नंबर 3 में है स्पेशल केस की कमिटिंग मर्डर वाइल कमिटिंग डकैती। क्लॉज नंबर 4 में है डूइंग प्रिपरेशन। क्लॉज नंबर 5 में है कि असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ डकैती, और क्लॉज नंबर 6 में है कि बीइंग द मेंबर ऑफ ए गैंग जो कि हैबिचुअली कनेक्ट है टू कमिट डकैती, तो वहाँ पनिशमेंट क्या होगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन 311 पे कि रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। कि जब रॉबरी कमिट कर रहे हैं या डकैती कमिट कर रहे हैं और उस समय जो ऑफेंडर है उसके पास डेडली वेपन है जिससे वो कॉज करता है ग्रीवियस हर्ट या कॉज करता है डेथ का अटेम्प्ट, तो उस सिनेरियो में वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा, और ऑफेंडर जो है पनिश्ड होगा विद इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर। ये है मोटी मोटी बात। अब यहाँ पर अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि ए ने जो है डकैती कमिट करने के लिए बी के मकान में जो है प्रवेश किया। क्लियर है। और ए के साथ जो है सी, डी, ई और एफ है, तो अभी कुल मिला के हो गए 5 पर्सन। तो उस सिनेरियो में अगर ये कोई डेडली वेपन जो है कैरी कर रहे हैं जिससे ये ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकते हैं, ऐसा अटेम्प्ट है, या ये डेथ जो है कॉज कर सकते हैं, उसका अटेम्प्ट है, तो वहाँ पर जिम्मेदार होंगे और ऑफेंडर पे जो है पनिशमेंट होगा। और पनिशमेंट की स्थिति पर जो इम्प्रिजनमेंट की लाइफ है वो है 7 ईयर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है
कि इस सेक्शन को साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को कुछ एलिमेंट्स जो है साबित करने होंगे। सबसे पहली बात कि देयर वाज एन अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती। दूसरी बात है while doing the same the concerned offender carrying the deadly weapon with intention to cause death or grievous hurt, और उसको ऐसा करने के पीछे इंटेंट है और ऐसा करने के पीछे वो अटेम्प्ट भी उसे कर रहा है, तो वहाँ पर ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशमेंट जो है यहाँ पर 7 ईयर का है और वहाँ पर फाइन भी जो है होगा, बट 7 साल से कम यह पनिशमेंट नहीं है। इस बात का जो है विशेष जो है आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 312 पे, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। इफ एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी और डकैती, अगर ये ऑफेंडर जो है आर्म्ड है विद डेडली वेपन, तो वहाँ पर इसे इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि 7 साल से कम नहीं होगा। तो 311 और 312 में अंतर क्या है कि डकैती कमिट हो रही है उस समय ये अटेम्प्ट कर रहे हैं डेथ को या ग्रीवियस हर्ट को, तो वहाँ पर जो ऑफेंडर है वो पनिश्ड होगा विथ इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 ईयर। और अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं रॉबरी और डकैती का वाइल कैरिंग द डेडली वेपन, तो उस सिनेरियो में भी पनिशमेंट होगा जिसका पीरियड जो है वो 7 साल से कम नहीं होगा। अब आते हैं अपन 313 के ऊपर, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ रॉबर्स, कि जो कोई भी बिलोंग करेगा टू गैंग ऑफ पर्सन जो कि एसोसिएट है हैबिचुअली इन कमिटिंग थेफ्ट और रॉबरी, और ये जो गैंग है ये डकैट्स की जो है गैंग नहीं है, तो उस सिनेरियो में ये व्यक्ति जो है दंडित होने की स्थिति में पनिश्ड होगा विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, और वहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा। तो 313 जो है स्पेशल केस है जहाँ पर गैंग के बारे में बात है जो कि हैबिचुअली कमिट करती है थेफ्ट और रॉबरी को, और ऐसी गैंग जो है गैंग ऑफ डकैट्स नहीं है, तो उसका मेंबर बनना अपने आप में ही दंडनीय अपराध है। पनिशमेंट जो है 7 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा, पर जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट का वो होगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। अब आते हैं अपन सेक्शन 314, ये अलग तरह के केसेस हैं और इकोनॉमिक ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि जो कोई भी हुएवर डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट करता है प्रॉपर्टी को या कन्वर्ट करता है उसके अपने यूज़ में। तो एक बात जो है यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी से मतलब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो कोई भी डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट करेगा प्रॉपर्टी को या कन्वर्ट करेगा उसके अपने यूज़ में, तो ये एक दंडनीय अपराध होगा, और दंडादेश की स्थिति में जो कंसर्न व्यक्ति है वो पनिश्ड होगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जिसका टर्म जो है वो 6 महीने से कम नहीं होगा, पर उसको 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और फाइन भी जो है वहाँ पर इम्पोज होगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए उसको हम पढ़ते हैं ताकि इस सेक्शन को समझने में जो है हमें काफ़ी ईजी रहेगा। ये सेक्शन जो है काफ़ी बड़ा है, जिसलिए अपन आज जो है ख़त्म करेंगे 314 के ऊपर, और कल से जो है अपन कंटिन्यू करेंगे 315 पे। ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू जेड आउट ऑफ जेड पोजीशन। तो जब इस लाइन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ए ने जो है थेफ्ट कमिट कर दिया, कि ए जो है बी के पोजीशन से प्रॉपर्टी को ले जाता है इन गुड फेथ, और ये बिलीव करता है कि ये प्रॉपर्टी जो है उसकी है। तो ए जो है गिल्टी नहीं है थेफ्ट का, बट ए जो है अपनी गलती को पकड़ने के बाद भी उस प्रॉपर्टी को रिटर्न नहीं करता है, तो वहाँ पर वो गिल्टी होगा उस प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट करने का या उस प्रॉपर्टी को एम्बेजल करने का। क्लियर हो गया। ए जो है जिसके फ्रेंडली टर्म्स हैं विद जेड गोज इनटू जेड लाइब्रेरी इन जेड एब्सेंस, और वहाँ से ये बुक ले लेता है विदाउट जेड कंसेंट। ए जो है अंडर इम्प्रेशन है दैट ही हैज़ जेड कंसेंट टू टेक द बुक फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग इट। इसने थेफ्ट तो कमिट नहीं करा है, पर ए जो है उसके बाद किताब को बेच देता है अपने बेनिफिट के लिए, तो यहाँ पर वो गिल्टी है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का। क्लियर हो गया। ए और बी जो है जॉइंट ऑनर किसी हॉर्स के, ए जो है हॉर्स को ले जाता है बी के पोजीशन से और उसको यूज़ करता है। ए जो है उसका भी अधिकार है हॉर्स को यूज़ करने का, तो उसने हॉर्स को जो है डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट तो नहीं करा, पर यदि वो हॉर्स को बेच देता है उसका जो पैसा आता है उसको वो रख लेता है, तो वो गिल्टी होगा क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का। तो यदि हम एग्जाम्पल को देखें और इसकी लाइट में कानून को देखें तो एक बात समझ में आती है कि यदि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है उसको हमने मिसएप्रोप्रिएट कर लिया या कन्वर्ट कर लिया टू आवर ओन यूज़ विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो ये क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का जो है अपराध होगा। बट इस पॉइंट पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 420 आईपीसी हमने पहले पढ़ा था, तो उस स्नैरियो में अगर कोई प्रॉपर्टी का लेकर सिविल डिस्प्यूट है पक्षकारों में, तो वहाँ रेमेडी सिविल कोर्ट में लाई करेगी, वहाँ फौजरी रेमेडी जो है लाई नहीं करेगी। जिस कारण जब अपन इसका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको और समझाऊंगा ताकि आपको और जो है ईजी रहेगा। अब इसका आगे स्पष्टीकरण, अ डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन फॉर द टाइम बिंग ओनली इज मिसएप्रोप्रिएशन विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ए फाइंड्स गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड, और इसमें जो है ब्लैंक इंडोर्समेंट है। ए नोइंगली दैट नोट बिलोंग्स टू जेड प्लेस इट विथ बैंकर एज सिक्योरिटी फॉर लोन इंटेंडिंग एट फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट टू जेड
ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अब ये स्पष्टीकरण नंबर 1 को जो है समझना है और उसको लिखना है एग्जाम में। तो एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि कई बार स्थितियाँ ऐसी होती है कि आपकी इंटेंशन नहीं है मिसरिप्रेजेंटेशन करने की, पर आपका जो सब्सिक्वेंट एक्ट है वो भी आपको इस तरह के एक्ट के लिए जिम्मेदार बना सकता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए को जो है मिला प्रॉमिसरी नोट जो कि बिलोंग करता है जेड को, इसमें एंडोर्समेंट कॉलम जो है ब्लैंक है, उसने इसको एंडोर्स करते हुए ये बिलीव दिया था कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट जो है जेड ने दिया है, और ऐसा कहते हुए उससे बैंक से जो है सिक्योरिटी क्रिएट्स कर ली। तो यहाँ पर ए ने जो है ऑफेंस कमिट किया है इस सेक्शन में। पर ये बकवास सेक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूँ को मैं प्रैक्टिकली किसी भी रूप में सरकार ने ध्यान नहीं दिया है टू मेक द BNS, क्योंकि अगर आपको सच्चा कानून बनाना था तो जो आज की प्रॉब्लम है उस पर डील विद करना चाहिए। आज प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ में, लोग उधार दे रहे हैं और उधार का पैसा जो है वो कंसर्न व्यक्ति खा रहता है। अब उसकी रिकवरी करने के लिए उनको सिविल कोर्ट जाना पड़ता है या चेक केस लगाने पड़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, कोर्टें कहते हैं कि अगर सिविल डिस्प्यूट है, उधार का लेन देन है, तो वहाँ पर आपको जो है सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, फॉर्जरी केस मेंटेनेबल नहीं होगा। तो कितना ट्रबल होता है एक आदमी के लिए जिसका कोई पैसा खा जाता है। तो उस रेमेडी को देने के लिए कानून बनना चाहिए था, जबकि ऐसा कोई कानून बना ही नहीं है। और जो कानून बने हैं ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो है झुकी भी टूवर्ड डिफेंस, ऐसा लगा पड़ गया उनको। अब आता है स्पष्टीकरण नंबर 2, अ पर्सन हु फाइंड प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। किसी को प्रॉपर्टी मिली जो किसी के पोजेशन में नहीं है और वो उस प्रॉपर्टी को ले लेता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन या फॉर द पर्पज ऑफ रिस्टोरेशन टू द ओरिजिनल ऑनर। और इस कंडीशन में अगर ऐसा वो करता है तो वो गिल्टी नहीं होगा मिसअप्रोप्रिएशन का, और ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो एक्ट कर रहा है डिसऑनेस्टली। बट वो गिल्टी कब होगा, जब वो कोई भी मेथड यूज़ नहीं करता है उस कंसर्न व्यक्ति को ढूंढने का, और उसको ढूंढने बगैर वो खुद के यूज़ में उस प्रॉपर्टी को ले लेता है, देन ही वुड बी गिल्टी ऑफ द सेम। अगर उसने रीजनेबल स्टेप्स लिए उस व्यक्ति को ढूंढने के और वो उसको नहीं मिला रीजनेबल टाइम में, तब वो प्रॉपर्टी को जो है यूज़ में लेता है, देन ही वुड नॉट बी गिल्टी। और रीजनेबल टाइम क्या है, ये डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कुल मिला के उसको अफोर्ड करने हैं उस प्रॉपर्टी के ऑनर को ढूंढने के लिए। अगर वो नहीं मिल पाता देन ही कुड यूज़, बट अगर उसने प्रयास ही नहीं करे देन ही वुड बी गिल्टी इफ सब्सिक्वेंट दीज फैक्ट्स कम्स ऑन द रिकॉर्ड। कि ये जो है उसको रोड पर जो है कुछ पैसे मिलते हैं, वो उसको उठाता है और उसको मालूम नहीं कि पैसे किसके हैं। वो अखबार में ऐड देता है या फेसबुक पे जो है ऐड देता है, मालूम पड़ता है कि ये पैसे फला फला के, और उसके पास सबूत भी है। तो वहाँ पर ए ने कोई गिल्टी नहीं करा है। बट अगर ए ने जो है उस पैसे के कॉन्टेक्स्ट में किसी को ढूंढने का प्रयास ही नहीं करा और उसने उस पैसे को जो है यूज़ कर लिया, बाद में ऐसी एविडेंस मालूम पड़ती है, देन ही वुड बी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। अब इसमें एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि ए को जो है कोई लेटर मिला रोड के ऊपर, जिसमें कंटेंट है बैंक नोट और इसमें डायरेक्शन है, और जो कंटेंट है लेटर के उससे मालूम पड़ता है कि ये नोट किसका है। उसके बावजूद भी इस नोट को लौटाने में और प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने में कोई भी रुचि जो है नहीं दिखाता है, और अल्टीमेटली उस नोट को जो है वो यूज़ करता है, देन ही इज़ गिल्टी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन अंडर दिस सेक्शन। ए को जो है चेक मिलता है और he can form no conjecture as to the person who has lost the check। उसको इस बारे में मालूम नहीं पड़ता है कि चेक किसका है, बट द नेम ऑफ पर्सन who has drawn the check appears। बट जिसने चेक ड्रॉ किया है उसका नाम जो है दिखाई देता है कि अगर जब भी आप चेक ड्रॉ करोगे तो लास्ट में आपका नाम लिखा होता है, उससे उसका नाम मालूम पड़ गया। तो उस चेक पर लिखे बैंक के माध्यम से और ड्रॉवर के माध्यम से वो इजीली जो है ढूंढ सकता था कंसर्न व्यक्ति को, पर उसने ऐसा नहीं करा। तो उस कंडीशन में ये गिल्टी होगा इस सेक्शन में दिए गए ऑफेंस का। ये जो है देखता है कि जेड ने जो है ड्रॉप कर दिया है उसके पर्स को और उसमें पैसा है। ए ने पर्स को उठाया और उसने इस पैसे को और पर्स को रिस्टोर करने के माध्यम से संपर्क किया जेड से, पर अल्टीमेटली उसने ऐसा नहीं किया और पर्स को नहीं लौटाया और पर्स को अपने यूज़ में ले लिया, पैसे को अपने यूज़ में लिया। ही इज़ गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन अंडर दिस सेक्शन। अनदर एग्जाम्पल है कि ए को जो है पर्स मिला विद मनी, उसको मालूम नहीं पर्स किसका है, और आफ्टरवर्ड वो डिस्कवर करता है कि ये पर्स जो है जेड का है, फिर ये पर्स जो है नहीं लौटाता। ही इज़ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एज पर सेक्शन 314 ऑफ BNS। और आखिरी एग्जांपल है कि ए फाइंड्स वैल्यूएबल रिंग, उसको मालूम नहीं किसकी है, उसने इस रिंग को बेच दिया बिना ढूंढे कि इसका ऑनर कौन है, तो ए जो है गिल्टी होगा इस सेक्शन। तो कुल मिला के जो ये सेक्शन है वो प्रिस्क्राइब करता है एलिमेंट, बट फिर भी हैरत की बात है कि एग्जाम्पल नंबर ए इज़ नॉट फाउंड सुटेबल एज कंपेरिजन टू एग्जाम्पल नंबर बी, सी, डी, ई और एफ। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन सेक्शन 315 पे,
बट इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो यहाँ तक जो है पढ़ के रखिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, और कोई दिक्कत आपको होती तो कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन लिखिएगा, ताकि इसको जो है मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और अभी पढ़ लो भाई थोड़ा सा मन मार के, जब अपन लाएंगे ना प्रैक्टिकल सीरीज तो बहुत मजा आपको आने वाला है। और यकीन दिलाता हूँ आपको मैं, इतना मजा आपको आएगा कि आप बोलोगे तो बहुत ईजी है, अभी तक हमने इसको पढ़ा कोई नहीं, और जितना हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे उतना हमारे को जो है और मजा आने वाला है। क्लियर है? तो पढ़ो, अपनी नॉलेज को लिटरेट करो। जल्दी मिलते हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।